कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आज की वीडियो मैं अपनी सी सेक्शन डिलीवरी का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरी सी सेक्शन डिलीवरी कैसे हुई और उसके बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जिनकी भी सी सेक्शन डिलीवरी होने वाली है। तो गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो में शेयर किया हुआ है, स्प्लीन इनलार्ज है। तो उसमें मैंने स्प्लीन का डिटेल से, स्प्लीन का साइज वगैरह सब कुछ उसमें अच्छे से वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। एंड आज की वीडियो में मैं सिर्फ अपनी का जो सी सेक्शन डिलीवरी हुई है उसका एक्सपीरियंस आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइस जब मुझे 5th मंथ में पता चला था कि मुझे स्प्लीन इनलार्ज है, तो कुछ कारण की वजह से हमें अपना डॉक्टर चेंज करने पड़े थे। और उसके बाद फिर मेरा ट्रीटमेंट में ही गुप्ता हॉस्पिटल है, थोड़ा में 45 मिनट्स लगते हैं। मैं आपको यह सजेस्ट करूंगी कि आप तो प्रेग्नेंट हैं और अपना हॉस्पिटल सर्च कर रहे हैं तो आप पास में ही अपना हॉस्पिटल ढूंढें, पास रखें, ताकि कि आपको कभी भी इमरजेंसी में या फिर आपको काफ़ी बार विजिट करना पड़ता है, बहुत ही डिस्कम्फर्ट होता है आने जाने में, तो उसमें बहुत ही इजी रहेगा अगर आप पास हॉस्पिटल रखेंगे पास। और प्रेगनेंसी की जर्नी को कंटिन्यू करती हूँ। तो गाइज जैसे कि मतलब मुझे 5th मंथ में पता चला, उसके बाद मैम बहुत ही अच्छी थी, जो कि मुझे लगा गया था कि तुम बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी टेंस होने की ज़रूरत नहीं, हमारी सिर्फ स्प्लीन इनलार्ज है और बाकी तुम्हारे बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बेबी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छा मतलब सब कुछ चल रहा है और तुम्हारा बेबी किक वगैरह भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। तो गाइस मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी स्मूथ थी, पूरी प्रेगनेंसी मेरी काफ़ी अच्छी चली और मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग या फिर बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम मेरी प्रेगनेंसी में मुझे नहीं आ रही थी। सिर्फ थोड़ा थोड़ा लास्ट के 7 मंथ के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा पेन स्टार्ट हो गया था, मतलब थोड़ा थोड़ा पेन रहने लग गया था मेरे परमानेंटली। तो मैंने अपनी गायकोलॉजिस्ट से बात की इसके लिए, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें परमानेंट बेड रेस्ट करना है और वॉक वगैरह भी मना कर दी गई थी, उधर भी सब कुछ मना कर दिया गया था। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने पूरी प्रेगनेंसी मतलब काफ़ी स्मूथ और बहुत ही अच्छी रही। तो लास्ट में ऐसा क्या हुआ कि मेरी सी सेक्शन डिलीवरी हुई। तो गाइस अब इस चीज़ को शेयर करेंगे। तो मुझे जब मेरा 8 मंथ चल रहा था, मेरी डिलीवरी की डेट थी दिसंबर, मेरी डिलीवरी डेट थी और मुझे नवंबर में 20 नवंबर के आसपास मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था। और जो कि मेरा 1 मंथ चल रहा था उस टाइम, मुझे पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मुझे इमिडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। शाम का टाइम था, मुझे हॉस्पिटल में लेकर के गए। यहाँ से जब हम निकले थे काफ़ी मेरे बहुत ज़्यादा पेन था, बट हम वहाँ जब तक पहुँचे तो पेन थोड़ा नॉर्मल हो गया था। बट मैम ने मेरी कंडीशन देखी और मुझे वहाँ पर एडमिट कर लिया और उसके बाद मेरा इंटरनल चेकअप भी किया। मैम ने मेरे हस्बैंड को मुझे बताया कि मेरा थोड़ा सा सर्विक्स ओपन हो गया है और मेरा सर्विक्स काफ़ी सॉफ्ट भी हो गया है। और उसके बाद मैम ने मशीन वगैरह से मेरा चेकअप वगैरह भी किया। आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसके बाद मुझे बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा था। बट मैम बोल रही थी तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रही हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा था। तो मैम ने मशीन लगाई हुई थी, मेरे पेट पे लगाई हुई थी और मेरे हाथ वगैरह से अटैच की हुई थी। तो तभी मैम ने बताया कि तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जा रहा है। तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट रही थी, मतलब बार बार डॉक्टर भी आ रहे थे विजिट करने के लिए, देखने के लिए कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे हैं, सर्विक्स वगैरह भी देखा था। तो उन्होंने कहा काफ़ी सॉफ्ट वगैरह है और कॉन्ट्रैक्शन भी तुम्हें बार बार आ रहे हैं। तो देखते हैं कि हो सकता है तुम्हारा पॉसिबल है कि डिलीवरी हो जाए। तो बट मुझे ये था कि अभी मेरा 8 मंथ है, मुझे है ना डिलीवरी मेरी कभी भी हो जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बस मुझे ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपने बेबी को नर्सरी में नहीं रखना चाहती थी। तो इसके लिए मैंने मैम से बोला कि मैं अभी डिलीवरी नहीं करवाना चाहती और मैं थोड़ा बहुत पेन वगैरह झेल लूँगी। तो मैम ने उसके बाद थोड़ा सा चेकअप वगैरह किया। उसके बाद मैम ने कहा कि ठीक है अभी तुम छुट्टी ले लो और अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम दिखे या थोड़ा सा भी आपको ज़्यादा पेन वगैरह हो तो आप इमिडिएटली हॉस्पिटल में आ जाना। तो उसके बाद गाइस मैं आ गई और
फिर मैम ने लिखा था कि तुम अपना एक अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा लेना। जैसा कि मैंने आपको बताया तो मेरे पेन कंटिन्यू होता था, बट मेरा उसके बाद घर आने के बाद मेरा पेन थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। कभी कभी तो इतना ज़्यादा पेन वगैरह हो रहा था। 26 नवंबर को हमारी एनिवर्सरी थी और उसके बाद हमने अच्छे से एनिवर्सरी मतलब घर पे ही इंजॉय वगैरह की। उसके बाद नेक्स्ट डे हम मैम के पास विजिट करने गए तो मैम ने बहुत ही शॉक्ड कर दिया हमें कि जो हम अल्ट्रासाउंड करा करके लेकर गए थे तो उसमें वेल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा मेरी बढ़ी हुई आ रही थी और हाइपरटेंशन आ गया था, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो मैम ने जब मेरा अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट देखा तो मैम ने बोला मैं अपने हॉस्पिटल में कि आपका ऑपरेशन वगैरह नहीं कर पाऊंगी और मतलब कि आपका केस काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, तो आपको मैं एम्स में रेफर कर रही हूँ। तो ऑल इंडिया हॉस्पिटल, जैसे कि आपको पता होगा, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल, जो एम्स हॉस्पिटल में मुझे रेफ़र कर दिया गया था। तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे, हम लोग सुबह मॉर्निंग में यहाँ से निकले थे समथिंग 5 o'clock और उसके बाद हम एम्स में 9 o'clock पहुँच गए थे, मतलब कि काफ़ी उससे जल्दी पहुँच गए थे। एम्स में मुझे एडमिट नहीं किया, के डॉक्टरों ने मुझे मना कर दिया कि हम 9th मंथ में लास्ट टाइम पर किसी को भी एडमिट नहीं करते हैं, तो सो आप सफदरजंग में ट्राई कर लो। तो गाइज हम लोग सफदरजंग में गए तो सोचिए गाइज मेरी इतनी 9th मंथ में इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई मुझे, और मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी। तो गाइस उसके बाद हम एम्स के जस्ट सामने ही सफदरजंग हॉस्पिटल है, उसके बाद हम सफदरजंग हॉस्पिटल गए, वहाँ पर भी मुझे लेने से मना कर दिया गया। और उसके बाद फिर हम वापसी मैंने आकर के अपनी मैम से, अपने गायकोलॉजिस्ट से बात की, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा पेन की वजह से मुझे 1 दिसंबर की डेट दे दी गई थी ऑपरेशन की। तो उसके बाद गाइस हम लोग मॉर्निंग में हम लोगों को जाना था ऑपरेशन के लिए, तो हम लोग यहाँ से निकले थे 7 बजे अपने घर से रेडी होकर। तो गाइस मुझे मैम ने बोला था कि रात को कुछ मत खाना, और अगर आपको ज़्यादा ही भूख लगे तो आप सिर्फ ओनली बिस्किट खा सकते हो एक आध, या फिर ओनली आप नारियल पानी ही पीना, और मॉर्निंग में भी आपको कुछ खाकर नहीं आना, सिर्फ खाली पेट आपको आना है। हॉस्पिटल चले गए थे। हॉस्पिटल में जाने के बाद मेरे काफ़ी टेस्ट वगैरह हुए, ब्लड टेस्ट वगैरह हुआ, और भी एक आध टेस्ट हुए, आई डोंट नो कि कौन कौन से टेस्ट थे वो। तो वहाँ पर मेरे टेस्ट हुए और उनकी रिपोर्ट आने में लगभग 12 बज गए थे। और 12 बजे मैम ने मतलब जब वो रिपोर्ट सीन किए मेरी ऑपरेशन के लिए मैं जा रही थी, तो उसके बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया और मेरी मम्मा को बुलाया, और मेरी मम्मा को और मेरे हस्बैंड को मेरी गायकोलॉजिस्ट ने और एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने बताया कि मेरे ऑपरेशन बहुत ही मतलब कि सीरियस कंडीशन में हो रहा है, बहुत ही हाई रिस्क में हो रहा है। तो सिग्नेचर वगैरह भी कराए थे। मेरा HB20 आया था और मेरा स्प्लीन इनलार्ज 24 था, मतलब कि बहुत सारी रिपोर्ट बहुत ही गड़बड़ आई थी। तो मैम उसके बाद मेरी मम्मा वगैरह रोने लग गए थे और मुझे तो अंदर एडमिट कर लिया था, और मुझे अंदर एडमिट करके मेरे ड्रेस जो मैं पहन कर गई थी वो रिमूव करके अपना उन्होंने गाउन सा पहना दिया था और मुझे कैथर लगा दिया था। तो कैथर लगने के बाद मतलब कि आप यूरिन करने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता। आप एक थैली सी होती है, पाइप लगा देते हैं आपके, और एक थैली होती है जिसमें कि आपका यूरिन जमा होता रहता है, और उसके बाद जब वो थैली भर जाती है तो आते हैं वो और रिमूव कर देते हैं। तो आपको वॉशरूम में नहीं जाना होता है। कैथर लगने के बाद लगा दिया था मुझे यहाँ पर। तो गाइज उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में 2 डॉक्टर पकड़ कर के लेकर ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही थी कि मतलब क्या होगा, सही होगा कि मतलब कुछ गलत नहीं हो जाए। तो खासा कूलिंग थी, और मेरा जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मेरा ऑपरेशन 1 दिसंबर को था। अच्छी खासी वैसे भी ठंड थी में। उसके बाद मुझे एक बिल्कुल पतली सी एक स्ट्रक्चर पर लिटा दिया गया। बहुत ही पतला सा था, यूं कहूँ कि मेरी बॉडी उस पर मतलब मैं ठीक से आ भी नहीं पा रही थी। उस पर मुझे लिटा दिया गया, और उसके बाद मुझे पहले लिटाया गया, फिर मुझे बिठाया गया, और बिठाने के बाद मुझे बोला झुको थोड़ा सा आगे झुको, और मुझे इंजेक्शन दिया गया, एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं एनेस्थीसिया दिया गया।
और गाइस मुझे एनेस्थीसिया मतलब बिल्कुल भी मुझे पेन नहीं हुआ, बिल्कुल मुझे स्मूथ, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि मुझे एनेस्थीसिया कब दिया। जो लोग बोलते हैं ना, मैंने काफी वीडियो सर्च की कि ऑपरेशन में क्या होता है, कैसे कैसे प्रोसीजर होता है, तो उसमें काफी सारे मैंने देखा था कि एनेस्थीसिया को मतलब बहुत लोगों ने बोला था कि एनेस्थीसिया बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, ये होता है वो होता है, बट ऐसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बहुत ही स्मूथ हुआ मेरे साथ। मतलब मेरा एनेस्थीसिया मुझे लग गया, मुझे पता भी नहीं चला कि एनेस्थीसिया कब लग गया। जैसे ही मुझे एनेस्थीसिया लगाया गया, मुझे एकदम लिटा दिया गया और मेरे हाथ में कुछ टेप सा लगा करके उससे बांध दिए थे, हाथ कुछ ऐसे चिपका से दिए थे। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने मुझे कंटिन्यू मुझसे बात ही करते रहे और मुझे इतना ध्यान है कि मैं बिल्कुल भी सोई नहीं थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था। मुझे अच्छे से हर बात याद है और मैं अपनी गायकोलॉजिस्ट से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी, अपने मैम से बहुत ज़्यादा बात कर रही थी उस टाइम मुझे जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था। और जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था, जैसे ही मुझे लिटाया गया तो मेरी बॉडी पर डार्क ब्राउन कलर का कुछ लगाया भी था। उसके बाद मैम ने ब्लेड मांगा था, जो कुछ अभी ठीक से याद नहीं है, बट मुझे उस टाइम बिल्कुल याद था कि मैम ने कोई नंबर बोला था, इस नंबर का ब्लेड दो इस, और उसके बाद मैम ने कट करके और फिर दिन मैंने सुना था ये कि ब्लेड दो। 1 मिनट बाद ही मैंने अपने बेबी की रोने की आवाज सुनी। तो गाइस सिर्फ मतलब इतना ही टाइम लगा, 1 मिनट बाद मेरे बेबी की रोने की आवाज आई। तो मैम ने ऐसे उसके पैर को पकड़ कर के मुझे दिखाया और मेरे बिल्कुल जस्ट मेरे यहाँ मैम ने दिया मुझे और ले गए तुरंत, वो क्लीन वगैरह करने के लिए मेरे बेबी को ले गए। और उसके बाद मैम ने फटाफट से मेरे स्टिचेस वगैरह कर दिए। और उसके बाद मैम ने मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी तो मैम ने मुझे NICU में रेफर किया था और मैं 1 डे पूरा NICU में रही थी। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगी कि मैं पूरे जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था तो मैं शायद उस टाइम सोने नहीं देते, आंख मेरी बंद नहीं थी, मेरी आंख खुली हुई थी, बट मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी जब मेरा ऑपरेशन हो रहा था। और उसके बाद जब मेरा ऑपरेशन कंप्लीट हो उसके बाद मुझे बाहर ले जाया गया, मुझे NICU में शिफ्ट कर रहे थे, तब मेरे हस्बैंड को बुला दिया। तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही गए थे वहां तक जहाँ पर मुझे शिफ्ट किया। तो मुझे मतलब कि एक स्ट्रक्चर से उठा करके दूसरे पर रखकर और मुझे ले गए थे दूसरी बिल्डिंग में। जैसे कि 2 बिल्डिंग है, तो इस बिल्डिंग में मेरा ऑपरेशन हुआ था और नेक्स्ट बिल्डिंग में मुझे शिफ्ट करना था NICU में। तो वहां पर मुझे लेकर के गए थे स्ट्रक्चर पर और मुझे अच्छे से याद है सब कुछ, दूसरे बेड पर शिफ्ट कर दिया था। और वहाँ पर मेरे को कैनुला मेरा परमानेंट लगा ही हुआ था, वो नहीं निकाला गया था। और वहाँ पर मुझे कुछ स्टार्ट कर दिया था चढ़ाना और उसके बाद मुझे मशीन वगैरह में रखा, मतलब मशीन वगैरह भी लगी हुई थी जिससे कि वो मेरी रिपोर्ट वगैरह आ रही होंगी। उसमें मेरे हस्बैंड आए थे मिलने, मेरे मम्मी आई थी, मेरी बहन आई थी, सब आए थे और सासू माँ भी आई थी। तो मैं सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन कर रही थी कि बेबी कैसा है, मतलब कि बेबी कहाँ है, कैसा है। तो बेबी जब हुआ था तो उसका वेट 2.6 kg था, मतलब 2 किलो 600 ग्राम था। तो मेरे हस्बैंड बार बार मिलने आ रहे थे क्योंकि मैं उनको बुला रही थी। और जैसे ही एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अनकंट्रोल, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इतना ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गया था। मेरे स्टिचेस लगे थे वहाँ, मतलब पूरे पेट में इतना ज़्यादा दर्द, मैं गाइस आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती, मुझे इतना ज़्यादा पेन फील हो रहा था। मुझे हर 2 घंटे में इंजेक्शन भी दिया, बट मुझे पूरा दिन इतना ज़्यादा पेन हुआ। और उसके बाद मुझे रात को मैं सोई नहीं थी 2-3 दिन से, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, इतनी ज़्यादा यहाँ वहाँ भाग दौड़, इधर हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं 2-3 दिन से ठीक से सोई नहीं थी। इधर मेरे को नींद की वजह से मेरे को चक्कर भी आ रहे थे और यहाँ मेरे को इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो उसके बाद मुझे अगले दिन रूम में शिफ्ट किया गया, तब थोड़ा सा मुझे पेन हल्का कम हुआ। मेरी गायकोलॉजिस्ट मैम आई थी नेक्स्ट डे मुझे देखने, जिस दिन की मुझे थोड़ा सा बिठाना था तो मुझे बिठा दिया गया था। और जो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल था और थोड़ा सा मतलब कि नेक्स्ट 24 घंटे के बाद मुझे पानी दिया गया था। और उसके नेक्स्ट डे मुझे मतलब कि डाइट मेरी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट डे थोड़ी नॉर्मल थी, उसके बाद उससे अगले दिन मेरी प्रॉपर डाइट आ गई थी, रोटी चावल सब कुछ मतलब दिया गया था। हर चीज़ मुझे बोला गया था कि आपको हर चीज़ खानी है, अच्छी डाइट लेनी है। तो उसके बाद मेरे जब नेक्स्ट डे मुझे बिठाया गया था
उसके नेक्स्ट डे मैम आई थी मुझे विजिट करने, जिस दिन की मुझे चल करके दिखाना था अपनी मैम को, लेकिन मेरी कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी जिसकी वजह से, और मेरी यूरिन भी काफ़ी येलो आ रहा था। ये मेरा कैथेटर हटाने के लिए मना कर दिया और एक दिन और रेस्ट करने के लिए ही बोला कि नेक्स्ट डे आप चलना। और उस दिन उससे नेक्स्ट डे मुझे चलाया गया, बहुत ही जो पेनफुल था नेक्स्ट डे चलना, और मुझे यूरिन पास करने के लिए भी बोला गया और स्टूल पास करने के लिए भी बोला गया। 2-3 बार पास किया जो कि बहुत ज़्यादा पेनफुल था ये वाला स्टेप। और उसके बाद मुझे 4 से 5 बार चलने के लिए बोला गया, थोड़ी थोड़ी देर में आप चलो। और मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर काफ़ी चला रहे थे, कभी मेरे पापा चला रहे थे, कभी मेरी मम्मा चला रही थी, तो ऐसे करके मुझे कोई चला रहा था। बट मुझे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। और गाइस उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट डे डिस्चार्ज था तो मेरी पट्टी जो जहाँ पर मेरे स्टिचेस लगे हैं, वो मेरे स्टिचेस इस तरीके के लगे थे कि वो अपने आप भूल जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर एक पट्टी की हुई थी मैम ने ताकि उसमें डस्ट वगैरह ना जाए। तो वो पट्टी मेरी जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उस दिन मॉर्निंग में मेरी पट्टी चेंज की थी उन लोगों ने। स्टिचेस ऐसे होते हैं और उस पर पट्टी चिपका रखी होती है, एक ऐसे टेप से चिपकाई हुई होती है, डॉक्टर टेप शायद बोलते हैं उसको, डॉक्टर टेप चिपकाई होती है, वो एकदम से खींच करके हटाई। वो बहुत ज़्यादा पेनफुल था, लेकिन मैम ने मेरे स्टिचेस बहुत ही फिनिशिंग से, बहुत ही अच्छे से लगाए हुए हैं। मेरा बिल्कुल भी मेरे स्टिचेस नहीं पता चलते हैं। अभी मेरा बेबी 7 मंथ का हो गया, अभी मुझे पेन वगैरह भी फील नहीं होता है। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था और जाकर के पट्टी चेंज करानी थी। और उसके बाद मेरे बेबी को 1 दिन के लिए रखा गया था। मोस्टली बच्चों को जॉन्डिस हो जाता है, तो मेरे बेबी को हमने सन दिखाया था, तो मेरे बेबी को जॉन्डिस नहीं हुआ था। मेरे बेबी का 2 बार जॉन्डिस चेक हुआ था, बट मेरे बेबी को जॉन्डिस नहीं था। और 1 मंथ में मैं मतलब ठीक हो गई थी और खुद से सब काम बिल्कुल अच्छे से करने लगी थी मैं 15 डेज मैंने थोड़ा बहुत, और जैसे ही मेरा डिस्चार्ज हुआ था घर पर आने के बाद मैंने सारे काम बेबी को खुद कराती थी। मैं फीड वगैरह भी सब कुछ बेबी को अपना मतलब कराती थी, अपना फीड भी कराती थी और फॉर्मूला फीड भी कराती थी, क्योंकि मेरे फीड से बेबी का पेट नहीं भरता था। और ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज करने के लिए मैंने मेडिसिन भी खाई थी, जो कि मैंने आपको एक वीडियो में सेपरेट वीडियो इसके लिए बना रखी है, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था गाइस। मेरी प्रेगनेंसी बहुत ही स्मूथ रही, सब कुछ मेरा बहुत स्मूथ रहा। बस मेरी स्प्लीन इनलार्ज थी, जिसकी वजह से मुझे जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। और उसके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी, इसी पैंटीज पहनती थी जो कि मेरे ना स्टिचेस पर थोड़ा सा पेन करती थी। तो उसके बाद गाइस आपको है ना, जो आप पैंटीज पहन रहे हो, जो आप नॉर्मल वेयर करते हो, सी सेक्शन डिलीवरी होनी है तब आप 1-2 साइज बड़ी पैंटीज ले लीजिएगा। और उसके बाद आप बहुत ही कंफर्टेबल वाला पैड लीजिएगा। अगर आप पैड यूज़ करेंगे तो बहुत ही कंफर्टेबल वाला पैड, और हॉस्पिटल में जो पैड मिलते हैं वो इतने यूज़फुल नहीं होते हैं, वो इतने अच्छे नहीं होते हैं। और वैसे मैंने मॉम जो पैड दिया था वो बहुत ही बेकार था। मैं उसका अलग से वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, और कौन सा आपको पैड लेना चाहिए वो यूज़ के लिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बहुत ज़्यादा मैंने बिल्कुल शॉर्ट में बताया, बट फिर भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। गाइस अपनी प्रेगनेंसी शेयर करने का मेरा यही मोटिव है, जो गलतियाँ, जो मिस्टेक मैंने की वो आप लोग ना करें। जैसे कि पैड बहुत ही आप अच्छे से सर्च कर लें, और इस पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। किस टाइप के पैड सी सेक्शन में यूज़ करें और किस टाइप की आपको पैंटी यूज़ करनी चाहिए। एंड बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना होता आप लोगों को, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना होता है। और आप जस्ट आपकी डिलीवरी के बाद आपको स्लीपिंग जरूर करनी चाहिए। जो कि प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ी वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें वो गलतियाँ। तो आपको अपनी डाइट का मेन ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही अच्छी। और आपकी डाइट सैलेड, चपाती, चावल, दाल, सब्जी, अच्छी फ्रूट्स आपको कंज्यूम करने चाहिए। तो आपको इन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि आपकी डिलीवरी बहुत ही स्मूथ रहे, बहुत ही अच्छी जाए। तो इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन अपनी
अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और टिप अपनी स्टोरी शेयर करने का मोटिव ओनली यही है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो आप बिल्कुल भी ना करें। और नेक्स्ट मैं अपनी स्टोरी से किसी को भी डरा नहीं रही हूँ कि सी सेक्शन ख़राब होता है या सेक्शन नहीं कराना चाहिए। सी सेक्शन बहुत ही मतलब अच्छा है, आपको बिल्कुल भी पेन फील नहीं होता किसी भी टाइप का और बहुत ही ईजीली हो जाता है। और अगर आप ठीक से चलेंगे तो नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छी है, बट सी सेक्शन डिलीवरी भी बहुत अच्छी है। तो दोनों डिलीवरी अपनी अपनी वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपकी किसी वजह से सी सेक्शन हो रहा है तो उसमें भी आप बिल्कुल भी घबराए ना, डिलीवरी स्मूथ हो जाएगी अगर आप ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे तो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। सी सेक्शन डिलीवरी के टाइम आपको कौन सी पैंटी एंड पैड लेना चाहिए उसके लिए सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, तो मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।